तो भावनाओं की ये जो उलझी हुई दुनिया है, उसमें गोता लगाने के लिए तैयार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये किताब ना भावनाओं से डील करने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करती है। डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस की लेटिंग गो, द पाथवे ऑफ सरेंडर, मतलब हिंदी में हुआ आत्मसमर्पण का मार्ग, भावनाओं को मुक्त करना। हमारे पास इस किताब पर कुछ रिव्यूज हैं और जो ऑनलाइन लोगों ने बातें की हैं उनके अनुभव भी हैं। तो हमारा मकसद है कि इसकी जो मेन तकनीक है ना, लेटिंग गो या जाने देना, उसको थोड़ा गहराई से समझें और देखें कि भाई ये हमारी रोज की जिंदगी में जो इमोशनल उतार चढ़ाव आते हैं उनसे निपटने में कैसे मदद कर सकती है, या फिर कहाँ इसकी कुछ कह सकते हैं सीमाएं हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात हो जाए। डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस ये कौन थे, इनका क्या बैकग्राउंड था? जी। डॉक्टर हॉकिंस एक बहुत जाने माने साइकियाट्रिस्ट थे, एमडी, पीएचडी, रिसर्चर भी थे और एक तरह से आध्यात्मिक गुरु भी। वो चेतना मतलब कॉन्शियसनेस और एनलाइटनमेंट पर अपने काम के लिए काफ़ी फेमस हुए। खासकर उनकी एक और किताब है पावर वर्सेस फोर्स, और उनका जो चेतना का नक्शा है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, सुना है उसके बारे में। हाँ, वो भावनाओं और इंसानी चेतना के अलग अलग लेवल्स को समझने का एक फ्रेमवर्क है। और ये जो किताब है लेटिंग गो, ये पहली बार 2012 में आई थी। ये उनके जो कई दशकों के क्लिनिकल प्रैक्टिस थे ना। अच्छा। हाँ, और उनकी अपनी जो गहरी खोज थी उसका निचोड़ है एक तरह से। ये फोकस करती है भावनाओं से मुक्ति पाने के एक प्रैक्टिकल तरीके पर, समर्पण या जाने देना। तो ये किताब असल में किस मानवीय समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही है? मतलब हम सब भावनाएं महसूस करते हैं, अच्छी बुरी। क्या ये किसी खास तरह की इमोशनल चुनौती पर केंद्रित है? हाँ बिल्कुल, ये मुख्य रूप से उन नेगेटिव या जो दर्द देने वाली भावनाएं हैं ना, जिनसे हम अक्सर जूझते रहते हैं, जैसे डर हो गया, गुस्सा, उदासी, शर्म, उनसे जुड़ी जो पीड़ा है, जो सफरिंग है, उसको कम करने पर यह केंद्रित है। हॉकिंस कहते हैं कि हम आमतौर पर इन मुश्किल भावनाओं से निपटने के 3 तरीके अपनाते हैं, जो ज्यादातर काम नहीं करते। अच्छा, कौन से 3 तरीके? पहला है दबाना, सप्रेशन, मतलब भावना को महसूस ही ना करना, इग्नोर कर देना। हाँ, ये तो करते हैं कई लोग। दूसरा है व्यक्त करना, एक्सप्रेशन, जो कभी-कभी गुस्से के फट पड़ने जैसा होता है या लगातार शिकायतें करना। और तीसरा है बचना, एस्केप, मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजों में लग जाना, जैसे बहुत ज्यादा टीवी देखना, खाना या कोई नशा करना। हाँ, ये तीनों ही तरीके बहुत पहचाने हुए लग रहे हैं। बिल्कुल। हॉकिंस का तर्क है कि ये तीनों तरीके उस भावना की जड़ तक नहीं पहुंचते, वो बस उसे टेम्पररी तौर पर हटाते हैं या उसका रूप बदल देते हैं। दबाना, व्यक्त करना या बचना। हाँ, ये बहुत जाने पहचाने पैटर्न लगते हैं। हम सब कभी ना कभी इनमें फंसते हैं। तो फिर हॉकिंस चौथा तरीका क्या बताते हैं? उनके हिसाब से बेहतर क्या है और ये इन तीनों से अलग कैसे है? हाँ, यहीं पर उनकी जो मेन तकनीक है, लेटिंग गो यानी जाने देना, वो आती है। वो इसे आत्मसमर्पण का तंत्र कहते हैं, मतलब मैकेनिज्म ऑफ लेटिंग गो। पर यह समझना जरूरी है कि ये कोई हार मान लेना या पैसिव हो जाना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये एक बहुत ही एक्टिव, सचेत प्रक्रिया है। उनके अपने शब्दों में ही इसका सार छुपा है। वो कहते हैं, जाने देने में एक भावना के प्रति जागरूक होना, उसे ऊपर आने देना, उसके साथ रहना और उसे बिना बदले या उसके बारे में कुछ किए बिना अपने रास्ते जाने देना शामिल है। कहने का मतलब है, जब कोई मुश्किल भावना उठे, मान लीजिए अचानक बहुत गुस्सा आया या चिंता हुई, तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, उससे लड़िए मत या उसे सही गलत ठहराने की कोशिश भी मत कीजिए। बस उसे महसूस कीजिए। बस महसूस करें। हाँ, अपने शरीर में देखिए कहाँ महसूस हो रही है, कैसी संवेदनाएं हैं। उसे बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई कहानी बनाए, बस अपने अंदर रहने दीजिए और उसे अपने आप गुजर जाने दीजिए। उसके साथ रहना और उसे बिना बदले अपने रास्ते जाने देना, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब कुछ ना करके कुछ हासिल करना। क्या ये कुछ वैसा है जैसे भगवद गीता में अनासक्ति या कर्मियों की बात होती है? हाँ, कुछ हद तक आप कह सकते हैं। जैसे गीता में कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म करने को कहा गया है। हाँ। वैसे ही यहाँ भावना के बने रहने या उसके असर की चिंता किए बिना उसे बस महसूस करने पर जोर है। ये उस भावना से डिटैचमेंट है, न तो उससे चिपकना है, न ही उसे धक्का देकर दूर करना है।
बस एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह उसे देखना और महसूस करना है। ये एक एक्टिव होने देना है। मतलब आप जानबूझकर सचेत रूप से उस भावना को महसूस करने के लिए जगह बना रहे हैं। सिर्फ उस गुस्से की जो लहर उठ रही है उसे महसूस करें तो शायद वो अपने आप थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी सिद्धांत पर आधारित है। हॉकिंस इससे और आगे ले जाते हैं। वो भावनाओं को एनर्जी के रूप में भी देखते हैं। उनकी जो चेतना के नक्शे वाली बात है ना, हाँ। उसमें हर भावना का एक खास एनर्जी लेवल होता है। जैसे शर्म और अपराध बोध, इनकी एनर्जी सबसे कम होती है। डर, गुस्सा, गर्व इनसे थोड़े ऊपर है। और फिर साहस, स्वीकृति, प्रेम, आनंद और शांति जैसी भावनाएं हैं जिनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। दिलचस्प। तो ये एनर्जी वाला एंगल जाने देने की प्रक्रिया से कैसे जुड़ता है? देखिए, हॉकिंस का तर्क ये है कि जब हम ये जो लो एनर्जी वाली भावनाएं हैं जैसे डर या गुस्सा, इन्हें बिना रोके, बिना विरोध किए महसूस करके जाने देते हैं, तो हम असल में उस भावना में जो फंसी हुई एनर्जी है उसे रिलीज कर देते हैं। और जब ये रुकी हुई एनर्जी रिलीज होती है तो जो हाई एनर्जी वाली भावनाएं हैं जैसे हिम्मत, एक्सेप्टेंस या शांति, उनको उभरने की जगह अपने आप मिल जाती है। अच्छा। ये एक तरह की इमोशनल एल्केमी जैसी है। आप जानबूझकर पॉजिटिव होने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप नेगेटिविटी के प्रति जो आपका रेजिस्टेंस है उसे हटा रहे हैं। तो पॉजिटिविटी खुद ब खुद सामने आ जाती है। यानी एक भारी भावना को सिर्फ महसूस करके जाने दे दिया, बिल्कुल। तो एक हल्की और बेहतर भावना के लिए जगह बन गई। ये विचार तो काफी आकर्षक है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी की भागदौड़ में प्रैक्टिकल है? क्या ये एक तरह की निष्क्रियता या टाल-मटोल जैसा नहीं बन सकता, खासकर जब किसी सिचुएशन में एक्शन लेने की जरूरत हो? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है और हॉकिंस इस बात को साफ करते हैं। जाने देना का मतलब बाहरी हालातों से भागना या जरूरी एक्शन न लेना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ये आपकी अंदरूनी भावनात्मक स्थिति से निपटने का तरीका है, बल्कि उनका तो तर्क ये है कि जब आप इन तेज नेगेटिव इमोशंस के बोझ से आजाद होते हैं ना, तो आप किसी भी सिचुएशन का सामना करने और सही फैसला लेने के लिए ज्यादा केपेबल और क्लियर होते हैं। आप डर या गुस्से में रिएक्ट नहीं करते, बल्कि शांति और स्पष्टता से एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की अंदरूनी सफाई है ताकि बाहरी दुनिया से बेहतर तरीके से डील किया जा सके। किताब ये भी कहती है कि ये तकनीक जीवन के कई एरियाज में काम आ सकती है, सेहत, रिश्ते, काम। हाँ, और यही इस किताब का एक बड़ा अट्रैक्शन है। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे दबी हुई भावनाएं शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकती है, जिसे साइकोसोमैटिक मेडिसिन भी कहते हैं। कैसे डर और इनसिक्योरिटी रिश्तों को बिगाड़ सकती हैं, या कैसे फेलियर का डर हमें अपने गोल्स तक पहुंचने से रोक सकता है। उनका तर्क है कि इन भावनाओं को जाने देने से इन सभी एरियाज में सुधार हो सकता है। लेकिन यहीं पर कुछ पढ़ने वालों को एक चैलेंज महसूस होता है। क्या चैलेंज? क्या ये तकनीक सबके लिए काम नहीं करती या इसे अपनाना मुश्किल है? देखिए, कुछ पाठकों की जो प्रतिक्रियाएं और रिव्यूज मैंने देखे हैं, उनमें एक कॉमन बात निकल कर आती है। वो कहते हैं कि किताब क्या करना है, यानी भावना को महसूस होने देना, ये तो बताती है, पर ठीक कैसे करें, इसके प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप निर्देश या एक्सरसाइज उतने क्लियर नहीं है। अच्छा, मतलब गाइडेंस की कमी लगती है। हाँ, कुछ हद तक। उदाहरण ज्यादातर किस्सों पर आधारित है, एनेक्डोट्स हैं, जो इंस्पायरिंग तो लगते हैं, पर एक आम पाठक अपनी खास सिचुएशन में इसे कैसे लागू करे, इस पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। उन्हें लगता है कि मार्गदर्शन शायद थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड हो सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि किताब को लेकर लोगों के रिएक्शन मिले जुले रहे हैं। कुछ को इससे जबरदस्त फायदा हुआ और कुछ को शायद ये थोड़ी अस्पष्ट या कम प्रैक्टिकल लगी। बिल्कुल, दोनों तरह की बातें हैं। अगर पॉजिटिव साइड देखें तो कई लोगों ने इसे लाइफ चेंजिंग बताया है। खासकर वो लोग जो इसे सिर्फ एक बार पढ़कर नहीं छोड़ते, बल्कि बार बार पढ़ते हैं और धीरे धीरे इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारते हैं। कुछ इसे बहुत गहरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन मानते हैं, खासकर जो लोग सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते पर हैं। रिव्यूज में अक्सर इसकी भाषा की सिंप्लिसिटी और भावनाओं को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देने की क्षमता की तारीफ होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ पाठक, खासकर जिनका झुकाव ज्यादा साइंटिफिक या लॉजिकल सोच की तरफ है, वो हॉकिंस की इस्तेमाल की हुई कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे एनर्जी या उनका वो चेतना का नक्शा, उन पर थोड़ा शक करते हैं।
ये उनके पूरे मॉडल का हिस्सा है, पर कुछ लोगों को ये शायद अनसाइंटिफिक या वेरीफाई करने में मुश्किल लग सकते हैं। कुछ समीक्षक ये भी कहते हैं कि जाने देने की प्रक्रिया ठीक कैसे काम करती है, इसका साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन किताब में उतना डिटेल में नहीं है, जिससे ये थोड़ी अस्पष्ट सी लगती है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद क्या ऐसे ठोस उदाहरण भी हैं जहां लोगों ने इसे प्रैक्टिस करके वाकई फायदा महसूस किया हो? क्योंकि अंत में तो थ्योरी से ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है ना। हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन फोरम्स पर जैसे रेडिट पर कई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि कैसे इस तकनीक ने उन्हें सालों पुराने डिप्रेशन या एंग्जाइटी से बाहर निकलने में मदद की। एक पाठक का अनुभव मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगा। उसने लिखा था, ये तकनीक मुझे डिप्रेशन से उबरने में मदद की। असल में मेरे भाई ने इस किताब को इसका क्रेडिट दिया क्योंकि उसने मुझ में वो बदलाव देखा था जिसे मैं खुद नहीं देख पा रहा था। वाह, ये तो काफी पावरफुल बात है। हाँ, और एक और कॉमन ऑब्जर्वेशन जो पाठक शेयर करते हैं वो ये है कि जब वो भावनाओं को सिर्फ फिजिकल सेंसेशंस के रूप में देखना सीख जाते हैं बिना कोई कहानी जोड़े, तो वो भावनाएं अपनी पकड़ खो देती हैं। एक ने लिखा, भावनाएं सिर्फ एहसास है, शरीर की संवेदनाएं। एक बार जब उन्हें बिना विरोध के महसूस करने की अनुमति दी जाती है तो वो ढीली पड़ जाती हैं और उनकी जगह एक हल्का, ज्यादा शांतिपूर्ण एहसास ले लेता है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कॉन्सेप्ट भले ही सिंपल लगे, प्रैक्टिस से ये गहरा असर डाल सकती है। तो अगर हम इन सारी बातों को, किताब की कॉन्सेप्ट, उसका एप्लीकेशन, आलोचनाएं और पाठकों के अनुभव, इन सबको एक साथ रखें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? इसकी मेन ताकतें क्या हैं और सीमाएं क्या हैं? संक्षेप में कहूँ तो मुख्य ताकतें हैं, पहला, यह इमोशनल रिलीज के लिए गहरा स्पिरिचुअल नजरिया देती हैं जो पारंपरिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल से हटकर है। दूसरा, इसकी जो कोर कॉन्सेप्ट है वो लाइफ के कई एरियाज, सेहत, रिश्ते, काम, पर्सनल ग्रोथ पर लागू होती है। और तीसरा, ये इमोशनल फ्रीडम और डिटैचमेंट पर जोर देती है जो अंदरूनी शांति पाने में मददगार हो सकता है। ठीक है, और सीमाएं, लिमिटेशंस क्या हैं? जहां तक सीमाओं की बात है, पहला, जैसा हमने कहा, इसमें क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की कमी महसूस हो सकती है, तो पाठक को खुद ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। सही। दूसरा, एनर्जी और चेतना के स्तर जैसी कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ पाठकों को अस्पष्ट, दोहरावदार या थोड़ी सब्जेक्टिव लग सकती हैं। और तीसरा, ये उन लोगों के लिए शायद थोड़ी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो सकती हैं जो बहुत ठोस, लॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। तो कुल मिलाकर लेटिंग गो इमोशनल बोझ से मुक्ति पाने के लिए एक विचारशील आत्मनिरीक्षण पर आधारित गाइड है। ये शायद उन लोगों के लिए नहीं है जो तुरंत रिजल्ट देने वाले नुस्खे या 5 स्टेप्स में खुश कैसे हों जैसी कोई चीज ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। इसकी असली ताकत एक्टिव सप्रेशन या जबरदस्ती पॉजिटिविटी थोपने के बजाय अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देने में है। ये कहती है, भावना से लड़ो मत, उसे बदलो मत, उसे एनालाइज मत करो, बस उसे पूरी तरह महसूस करो और जाने दो। तो ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है जो इंट्रोस्पेक्शन के लिए तैयार हैं, अंदरूनी बदलाव के लिए धैर्य रखते हैं और साइकोलॉजिकल हीलिंग के थोड़े स्पिरिचुअल या नॉन ट्रेडिशनल तरीकों के लिए ओपन है। शायद वो लोग जो महसूस करते हैं कि भावनाओं को दबाने या बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने के जो उनके मौजूदा तरीके हैं वो उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं और वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। हाँ, और ये भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ किताब पढ़ लेने से बदलाव नहीं आएगा। इसकी जो इनसाइट्स है उनको एक्टिवली रोज की लाइफ में उतारना होगा। प्रैक्टिस जरूरी है। बिल्कुल। इसकी जो शायद जर्नलिंग करनी पड़े, मतलब अपनी भावनाओं के बारे में लिखना, या ध्यान करना, भावनाओं को बस एक साक्षी की तरह देखना, या फिर किताब के कुछ हिस्सों को बार बार पढ़कर अपने अनुभवों पर लागू करना, ये एक स्किल है जिसे टाइम के साथ डेवलप करना होता है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा को और गहरा करता है। अगर हम हॉकिंस के इस विचार को माने कि भावनाएं मूल रूप से सिर्फ एनर्जी हैं या संवेदनाएं हैं जिन्हें बस महसूस किया जाना है, तो सोचिए किसी बहुत ही चैलेंजिंग इमोशन के उठने पर, जैसे कोई बेइज्जती महसूस हुई या भविष्य को लेकर बहुत गहरा डर उठा, उस पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय, मतलब गुस्सा करना, बचाव करना, चिंता में डूब जाना, अगर कोई उसे सचेत रूप से सिर्फ महसूस करे बिना कोई कहानी जोड़े, तो ये प्रैक्टिस उस सिचुएशन के नतीजे को या उस व्यक्ति के अंदरूनी अनुभव को कैसे बदल सकती है। बिल्कुल। क्या सिर्फ देखने या महसूस करने के इस सचेत चुनाव में ही बदलाव की असली चाबी छुपी है?